भाई आज स्टार्ट कर रहे हैं। ये है 26 जून का पेपर शिफ्ट 1। चलो आ जाओ। सबसे पहला क्वेश्चन है बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन मोशन चैप्टर का। यार क्वेश्चन कह रहा है कि बॉल का मास गिवन है। एक बॉल है जिसका मास है 0.5 ग्राम्स। इस बॉल को हमने क्या किया, 10 मीटर की हाइट से ड्रॉप कर दिया। भैया क्वेश्चन समझो। सपोज ये ग्राउंड है और हमने एक बॉल को इस ग्राउंड हाइट से ड्रॉप कर दिया। ये हाइट हमें गिवन है 10 मीटर्स। क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द हाइट वेयर द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज सेम। यहां लिख रहा हूं क्वेश्चन कि फाइंड द हाइट, ये इतना लैग क्यों, फाइंड द हाइट वेयर द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी इज सेम। magnitude of acceleration and velocity is same। पहले चेक कर लो, अब क्वेश्चन क्लियर है फिर सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। यस। चलो डन। तो यार मेरे को बताओ कि अगर कोई भी बॉडी फ्री फॉल कर रही है तो इस पे एक्सेलरेशन कितनी लग रही होगी? 9.8। भाई वेरी गुड, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रही होगी 9.8, या अभी सिंप्लीफिकेशन के लिए मैं 10 ले रहा हूं। तो मतलब यार जब ये बॉल नीचे गिरेगी तो नीचे गिरते वक्त हमें पता है ड्रॉप कर रहे हैं तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी और नीचे गिरते गिरते इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो एक हाइट ऐसी आएगी जिसपे वेलोसिटी इंक्रीज करते करते कितनी हो जानी चाहिए, सेम एज एक्सेलरेशन, दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड। दोनों की वैल्यू सेम हो जानी चाहिए। तो यार आप खुद सोचो कि ये हाइट आप कैसे कैलकुलेट करोगे कि कौन सी हाइट पे वेलोसिटी की वैल्यू 10 हो रही है। थोड़ा सा एक बार एनालाइज करो, कैसे कैलकुलेट करोगे? v² माइनस u स्क्वायर। v² माइनस यू स्क्वेयर इक्वल्स टू 2as। भाई बिल्कुल सही कि हम यूज कर लेंगे v² माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 2as। यार फाइनल वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए? 10। इनिशियल वेलोसिटी 0 है। एक्सेलरेशन भी कितनी होनी चाहिए? 10 इंटू एस। भाई एक्सेलरेशन नेगेटिव होगी क्योंकि डाउनवर्ड्स होती है तो माइनस जी। तो यार इसके हेल्प से अब कैलकुलेट कर लो कितना आ रहा है डिस्प्लेसमेंट। तो यार इससे हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आएगा 100/20 माइनस में, तो हमारे पास डायरेक्ट आंसर कितना आ गया, -5 मीटर। जहां पे ये माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि बॉल नीचे की तरफ गिरी है, जो डिस्प्लेसमेंट है वो नीचे की तरफ कवर हुआ है। क्या कोई स्टेप रिपीट करना है या समझ में आ गया ये वाला क्वेश्चन यार? सर इसका ऑप्शन जो था -5 भी था या 5 था फिर? इसके ऑप्शंस बता देता हूं। जो ऑप्शंस गिवन है मेमोरी बेस्ड हैं सिंस, तो भैया फर्स्ट ऑप्शन गिवन था 5, सॉरी 7, सेकंड ऑप्शन 5 मीटर्स, थर्ड ऑप्शन 3 मीटर्स और लास्ट ऑप्शन है 2 मीटर्स। अब मैं आपको वही कह रहा हूं, क्वेश्चन में क्या फाइंड करने के लिए बोला है, हाइट। मेरी हाइट कितनी आ रही है, -5 आ रही है। यार माइनस साइन तो सिर्फ डायरेक्शन इंडिकेट कर रहा है कि भाई बॉल नीचे की तरफ गिर रही थी। तो अगर क्वेश्चन में -5 और +5 दोनों आता तब भी आप -5 करेक्ट नहीं कह सकते थे भैया, तो भी आंसर कितना होता, 5 होता। क्योंकि यार ये तो डायरेक्शन पे है ना। यार एक चीज ये समझो कि हम डाउनवर्ड डायरेक्शन को क्या लेते हैं जनरली, नेगेटिव। माइनस। लेकिन ऐसा कोई रूल नहीं है, ये आपकी मर्जी है कि अगर आपने नीचे वाले को माइनस लिया है तो ऊपर वाले को प्लस लेना पड़ेगा। भैया कोई ये भी तो कह सकता है कि भाई मैं ऊपर वाले को नेगेटिव लूंगा और नीचे वाले को प्लस लूंगा। तो इसलिए हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड देखना है, इस नेगेटिव साइन को नहीं देखना। तो मैग्नीट्यूड इज 5 मीटर्स। डन सर। ठीक है, तो भैया ऐसी छोटी छोटी चीजें चेक कर लेना। यार ये क्वेश्चन तो पता नहीं कितनी बार मैं रिपीटिव देख रहा हूँ रोटेशनल मोशन का, कि एक रिंग है रोटेट कर रही है और हमने एक मास अटैच कर दिया है। चलो आओ इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, सेकंड क्वेश्चन को। भैया ये क्वेश्चन बहुत रिपीटिव देख रहा हूं मैं, शायद से फिर से देखने को मिल जाए मेंस एग्जाम में, तो चेक कर लो ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर है या नहीं। कि यार ये हमारे पास सपोज एक रिंग है, ये हो गई हमारे पास एक रिंग। ये रिंग, इसका मास हमें गिवन है कि इस रिंग का मास है m, और इस रिंग का रेडियस हमें गिवन है कि इस रिंग का रेडियस है r। ये रिंग अभी रोटेट कर रही है अबाउट इट्स एक्सिस। ये रिंग
अबाउट इट्स एक्सिस रोटेट कर रही है विद एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। हमने क्या कर दिया कि हमने 2 पॉइंट मासेस लिए, 2 पॉइंट मासेस, एक पॉइंट मास है m1, इसके सरकमफ्रेंस पे रख दिया, और दूसरा पॉइंट मास भी m1 ही है, उसको भी सरकमफ्रेंस पे कहीं पे भी रख दिया, लेकिन रखा सरकमफ्रेंस पे ही है। सरकमफ्रेंस का मतलब बाउंड्री पे ही रखा है। क्या पहले चेक करो यहां तक का क्वेश्चन समझ में आया? एक बार रिपीट करता हूं कि एक रिंग है, वो रोटेट कर रही है विद इन लाइक अबाउट इट्स एक्सिस एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से। इस रिंग का मास m है, रेडियस r है। इस रिंग के कॉर्नर्स पे मैंने क्या कर दिया, 2 पॉइंट मास रख दिए हैं m1 m1। मेरे को बताना है कि अब इसकी एंगुलर स्पीड चेंज हो जाएगी, तो व्हाट विल बी इट्स न्यू एंगुलर स्पीड। तो आप मेरे को स्टेप बताओ कैसे कैलकुलेट करोगे, व्हाट विल बी इट्स न्यू एंगुलर स्पीड। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अरे भाई बहुत बढ़िया, हम डायरेक्टली यूज करेंगे कंजर्वेशन। इस टाइप के क्वेश्चन में एक यही कॉन्सेप्ट है जो बस यूज करना होता है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल्स टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम। तो ये हो जाएगा I1 इनिशियल इंटू ओमेगा 1, ये हो जाएगा I2 इंटू ओमेगा 2। भाई इनिशियली सिर्फ रिंग थी और कुछ था ही नहीं, तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है अबाउट इट एक्सिस? mr²। वेरी गुड, तो यहां पे लिख देंगे mr² इंटू एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है। अब फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा? भाई रिंग तो अभी भी रोटेट कर रही है, लेकिन अब की बार 2 पॉइंट मास है m1 इंटू डिस्टेंस कितना होगा यार, सरकमफ्रेंस पे प्लेस किया है तो उसके एंड पे वही हो जाएगा m1 इंटू r²। एक बार चेक करो सबको, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो मैंने लिखा है क्या वो समझ में आया या रिपीट करना है? प्लीज एक बार चेक करो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबको समझ आया है या रिपीट करना। यहां लिख देता हूं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग का फॉर्मूला होता है mr², और पॉइंट मास के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है मास इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर। तो भैया ये कितनी दूर रखा हुआ है एक्सिस से, सरकमफ्रेंस पे रखा है तो मतलब ये रेडियस के डिस्टेंस पे रखा हुआ है, ये भी सरकमफ्रेंस पे रखा है तो मतलब ये भी रेडियस जिसने डिस्टेंस पे रखा हुआ है। तो बस इसलिए मैंने वही लिख दिया m1r²। यार प्लीज इसको सॉल्व करो और मेरे को बताओ ओमेगा 2 की वैल्यू कितनी आ रही है। चलो लगो काम पे, मेरे को बताओ ओमेगा 2 की वैल्यू कितनी आ रही है। तो ये हो जाएगा mr² ओमेगा इज इक्वल्स टू mr² प्लस 2m1r²। ये हो गया ओमेगा 2। भैया आप चाहे तो r² कॉमन लेके कैंसिल कर सकते हो, तो r² कॉमन लेके कैंसिल कर दिया तो हमारे पास ओमेगा 2 की वैल्यू आएगी m ओमेगा डिवाइडेड बाय m प्लस 2m1, m+2m1। ये फाइनल आंसर है, m ओमेगा डिवाइडेड बाय m+2m1। और ये कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है अगर देखा जाए तो भैया क्वेश्चन के हिसाब से ये ऑप्शन डी था। डन सर। डन, चलो यार बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन मैग्नेटिक फील्ड का है और बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि यार हमारे पास एक अल्फा पार्टिकल गिवन है और एक प्रोटॉन है, इन दोनों को हमने सेम मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कराया है विद द सेम स्पीड, सेम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर कराया विद द सेम स्पीड। तो आपको क्या बताना है, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ रेडियस कवर्ड बाय द अल्फा पार्टिकल डिवाइडेड बाय रेडियस कवर्ड बाय द प्रोटॉन। ट्राई करो सब लोग, रेडियस कवर्ड बाय द अल्फा पार्टिकल डिवाइडेड बाय रेडियस बाय द प्रोटॉन, अगर ये दोनों पार्टिकल सेम मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहे हैं सेम स्पीड से। 2:1। कितना आ रहा है आंसर? 2:1। भाई बिल्कुल सही। यार हमें पता है कि जब भी कोई पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उसके रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, उसके रेडियस का फॉर्मूला होता है mv/qb।
तो सब कुछ सब्स्टिट्यूट करते हैं। सबसे पहले रेडियस फॉर अल्फा पार्टिकल, भैया अल्फा पार्टिकल का मास कितना होता है, 4 टाइम्स द मास ऑफ प्रोटॉन। वेलोसिटी सेम है, चार्ज कितना होता है अल्फा पार्टिकल का, 2 टाइम्स द चार्ज ऑफ प्रोटॉन, और मैग्नेटिक फील्ड सेम। सिमिलरली रेडियस ऑफ प्रोटॉन के लिए क्या हो जाएगा, मास ऑफ प्रोटॉन इनटू वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चार्ज ऑफ प्रोटॉन इनटू मैग्नेटिक फील्ड। तो यार जब आप इन दोनों को डिवाइड करोगे, क्यू वी ये सब कट जाएगा, और हमारे पास अल्टीमेटली आ जाएगा आंसर, फाइनल आंसर इज 2:1। तो भैया क्वेश्चन के हिसाब से दैट वाज ऑप्शन बी, 2:1। डन सर। डन, चलो यार नेक्स्ट क्वेश्चन। भैया नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से नहीं, ये ईएमआई चैप्टर का है। भैया ये अच्छा क्वेश्चन है, मतलब इस टाइप का कॉमन क्वेश्चन है कि यार हमें गिवन है फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, और मैग्नेटिक फ्लक्स टाइम पे डिपेंड कर रहा है। उसकी इक्वेशन गिवन है 5t क्यूब है ये, 5t क्यूब प्लस 4t स्क्वेयर प्लस 2t। एक बार रिपीट कर रहा हूं कि यार हमारा फ्लक्स टाइम पे डिपेंड कर रहा है। तो यार अगर फ्लक्स टाइम पे डिपेंड करता है तो आपको पता ही है कि फेरेडेज लॉ के हिसाब से क्या हो जाएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ किसके बराबर हो जाता है, डी फाइव बाई डी टी के बराबर हो जाता है। क्वेश्चन में गिवन है बाकी इंफॉर्मेशन कि रेजिस्टेंस है कॉइल का, उस कॉइल का रेजिस्टेंस गिवन है 5 ओम्स। मेरे को क्या फाइंड करना है, फाइंड दी वैल्यू ऑफ करंट, find the value of current at time t equals to 2 seconds। चलो भैया ट्राई करो। मैंने हिंट आपको ऑलरेडी दे दिया कि इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला डी फाइव बाई डी टी माइनस होता है, लेकिन माइनस साइन तो डायरेक्शन बताता है, मेरे को डायरेक्शन नहीं बतानी है करंट की, मेरे को सिर्फ करंट की वैल्यू बतानी है एट द टाइम ऑफ 2 सेकेंड्स। सर 15.6। 15.6 भैया वेरी गुड, ऑप्शन में भी गिवन है, बाकी अभी मैच करके देख लेते हैं। हेमंत चेक करते हैं। हेमंत बाकी जो तुम्हारा आंसर आ रहा है वो तो यार ऑप्शंस में गिवन नहीं है। तो यार यहाँ पे क्या करेंगे, मैंने आपको ऑलरेडी फॉर्मूला बता दिया, इंड्यूस्ड ईएमएफ कैलकुलेट करोगे पहले ऊपर वाली इक्वेशन को डिफरेंशिएट करके। भैया डिफरेंशिएशन सबको ही आता है, ये क्या बन जाएगा 15t स्क्वेयर प्लस 8t प्लस 2। इंड्यूस ईएमएफ आ गया, तो यार अब क्या करो, एरी वेरी गुड हर्ष, बिल्कुल सही, टाइम की वैल्यू को 2 रख दो। सो एट टाइम t इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स, ये बन जाएगा 15 इंटू 4 प्लस 8 इंटू 2 प्लस 2। तो 15 इंटू 4 60, 60 प्लस 16 76 प्लस 2 78 वोल्ट। अच्छा हेमंत ठीक है, आपने इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू बताई है, इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू 78 वोल्ट आई है, बिल्कुल सही। लेकिन हमें कैलकुलेट करना है करंट। तो यार करंट का फॉर्मूला क्या होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। इंड्यूस्ड ईएमएफ है 78 और रेजिस्टेंस क्वेश्चन में गिवन है 5। तो यार इसको कैलकुलेट करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 15.6 एम्पियर्स। भैया जल्दी बताओ, हो गया कंप्लीट? यस सर। चलो डन। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास एक पेंडुलम है जिसको हमने कनेक्ट किया है, सस्पेंडेड है फ्रॉम द सीलिंग ऑफ अ लिफ्ट।
कि यार ये कोई लिफ्ट है और इस लिफ्ट के सीलिंग से हमने एक पेंडुलम सस्पेंड कर दिया है। गुड इवनिंग प्रकुल, बड़े दिनों में दिखाई दी हो। भैया क्वेश्चन कह रहा है कि ये लिफ्ट ऊपर की तरफ एसिलरेट कर रही है, ये लिफ्ट ऊपर की तरफ एसिलरेट कर रही है विद एन एसिलरेशन ऑफ g/6। हमें इस पेंडुलम की लेंथ गिवन है l, बस यही इंफॉर्मेशन गिवन है। हमें बताना है कि जो ये पेंडुलम ऑसिलेट करेगा, सो व्हाट विल बी द टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन। टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन बताना है। एक बार क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, एक पेंडुलम है, ऑसिलेट कर रहा है और वो एक लिफ्ट में लगाया हुआ है, लिफ्ट ऊपर की तरफ बढ़ रही है विद एन एक्सेलरेशन ऑफ g/6। तो हमें बताना है व्हाट विल बी द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ एन पेंडुलम। सर ऑप्शंस क्या है? ऑप्शंस दे देता हूं भाई। सबसे पहला ऑप्शन हमें गिवन है, दैट इज 2π√5L/7g। सेकेंड ऑप्शन गिवन है 2π√6L/7g। ऑप्शन सी गिवन है 2π√6L/3g। और लास्ट ऑप्शन गिवन है 2π√4L/7g, नहीं सॉरी 4L/5g। ठीक है काव्या, गुड। बढ़िया है री भाई, बाकी लोगों के आंसर्स, 2 लोगों के आंसर्स आए हैं अभी तक। चलो डन भाई, वेरी गुड। तो यार ये क्वेश्चन सिंपल था। हमें क्या करना होता है, टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम का फॉर्मूला होता है 2π√L/g इफेक्टिव। जी इफेक्टिव का मतलब है रिलेटिव एक्सेलरेशन या इफेक्टिव एक्सेलरेशन। तो यार अगर मैं एक पेंडुलम को सस्पेंड कर रहा हूं तो इस पेंडुलम के बॉब के ऊपर एक्सेलरेशन कितनी लग रही होगी भैया? ग्रेविटी के बराबर। तो नीचे एक्सेलरेशन लग रही है ग्रेविटी के बराबर, लेकिन लिफ्ट ऊपर जा रही है कितनी एक्सेलरेशन से भैया? लिफ्ट ऊपर जा रही है विद एन एक्सेलरेशन g/6। दोनों एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में है, तो मेरे को बताओ रिलेटिव एक्सेलरेशन कितनी आ जाएगी भैया? रिलेटिव एक्सेलरेशन कैलकुलेट करोगे जब दोनों चीजें अपोजिट डायरेक्शन में होती हैं, तो भैया एक्सेलरेशन ऐड हो जाती है। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है रिलेटिव कैलकुलेट करने के लिए। तो ये हो जाएगा g + g/6। तो ये कितना आएगा? 7g/6। हमारे पास g इफेक्टिव आ गया। पहले आप सब लोग यहां तक चेक करो, सबको g इफेक्टिव क्लियर है? ये रिपीट करना है भैया। किसी के लिए जी इफेक्टिव कैसे कैलकुलेट किया, रिपीट करना है? नो सर। ठीक है डन। तो बस यार इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, तो हमारे पास टाइम पीरियड आएगा 2π√, भाई एल को एल ही रहने दिया, नीचे हमने लिखा 7g/6, तो ये हो जाएगा 6L/7g। दैट्स द फाइनल आंसर। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? दैट इज ऑप्शन बी, 2π√6L/7g। सर अगर लिफ्ट ऊपर से नीचे आ रही हो तो माइनस हो जाना था फिर। हाँ, अगर लिफ्ट ऊपर से नीचे आ रही होती तो माइनस हो जाता। यार देखो मैं आपको ना समझा देता हूँ टेक्निक। मैं वही चीज तो पूछ रहा हूँ तुमसे बार बार कि समझ में आया रहा नहीं आ रहा। सपोज मैं रिलेटिव एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ। रिलेटिव एक्सेलरेशन मतलब या तो a12 या तो फिर a21, जो आपका मन करे। इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं बोला हुआ कि a12 फाइंड करना है या a21, जो आपका मन करे। फॉर्मूला क्या होता है इसका? फॉर्मूला होता है इसका a1 - a2। सिमिलरली नीचे वाले का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? a2 -
a1। लेकिन एक चीज याद रखना, एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है, तो इधर आप सिर्फ है ना वैल्यू नहीं रखोगे, इधर वैल्यू के साथ साथ उसका साइन भी रखोगे। आई रिपीट, भैया ऊपर वेक्टर साइन लगा दिया है, तो बहुत सेल्फ अंडरस्टूड होना चाहिए कि हमें सिर्फ वैल्यू नहीं रखनी, उसका साइन भी रखना है। तो आओ चेक करते हैं। ये पेंडुलम था, इस पे एक एक्सेलरेशन नीचे लग रही है, भैया इस एक्सेलरेशन को ले लो a2, एक एक्सेलरेशन ऊपर लग रही है, इस एक्सेलरेशन को ले लो a1। ये a1 ऊपर की तरफ है, तो इसको पॉजिटिव में लिखूंगा या नेगेटिव में? ऊपर की तरफ है तो पॉजिटिव में, और a2 नीचे लग रही है, तो इसको किस में लिखूंगा मैं? नेगेटिव में। तो जब मैं a12 कैलकुलेट कर रहा हूं, तो a1 दैट इज g/6 माइनस a2 की वैल्यू -g, इसलिए ये दोनों प्लस हो गए थे। तो इसलिए हम कभी कभी मतलब उसमें शॉर्टकट में क्या कह देते हैं कि अगर भैया दो क्वांटिटी मतलब दो वेलोसिटीज या दो एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो भैया बीच में ऐड करना होता है। तो इधर भी वही हो रहा था, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में थे, इसलिए ऐड कर दिया। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में होते भैया, दोनों ऊपर या दोनों नीचे, तो फिर तो दोनों के लिए भैया वही लगता ना, सेम साइन लगता, तो फिर तो बीच में माइनस ही आता। क्या ये चीज क्लियर है? यस सर। ठीक है, बाकी अगर अभी भी डाउट है तो भैया पूछ सकते हो, डाउट पेंडिंग में मत रखना। डन सर। चलो डन। यार ये वाला क्वेश्चन भी बहुत रिपीटिव देखने को मिला, बहुत रिपीटिव देखने को मिला ये वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि भैया कार्नोट साइकिल हमारी दो टेम्परेचर्स के बीच में वर्क कर रही है। कौन से दो टेम्परेचर्स के बीच में वर्क कर रही है? वर्क्स ऑन स्टीम टेम्परेचर एंड आइस टेम्परेचर। स्टीम टेम्परेचर और आइस टेम्परेचर का मतलब कितना हो गया टेम्परेचर? स्टीम कौन से 373 टेम्परेचर और पे होती है? 273। स्टीम टेम्परेचर मतलब T1 गिवन है, स्टीम कन्वर्ट होना शुरू होती है 100 डिग्री सेल्सियस पे, और हमें आइस टेम्परेचर हमारे लिए सिंक का टेम्परेचर बनेगा, मतलब T2 बनेगा वो, और आइस होती है भैया 0 डिग्री सेल्सियस पे। क्वेश्चन कह रहा है इसकी एफिशिएंसी फाइंड करो, तो आपको एफिशिएंसी का फॉर्मूला सब कुछ पता ही है। ट्राई टू कैलकुलेट एफिशिएंसी। मैं इतने ऑप्शंस लिख रहा हूं साइड में, A 0.2, B 0.16, C 0.06 और D 0.26। अरे हेमंत वाह बढ़िया। तो यार हमें एफिशिएंसी का फॉर्मूला पता है 1 माइनस, भैया एफिशिएंसी का फॉर्मूला 1 minus T2 upon T1। वेरी गुड, 1 माइनस T2 बाय T1। तो यार 1 माइनस T2 की वैल्यू 0 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन हमें केल्विन में लिखनी होती है वैल्यू, तो दैट इज 273। T1 की वैल्यू 100 डिग्री सेल्सियस है, तो 373। तो यार ये हमारे पास आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 373। तो यार प्लीज इसको सॉल्व कर लो। 100 डिवाइडेड बाय 373 कितना होता है भैया? अप्रोक्सीमेटली 0.26 ही होता है। तो हमारे पास फाइनल आंसर है ऑप्शन डी, 0.26। बढ़िया। देखो एक क्वेश्चन तो रिपीट ही हुआ है इस एग्जाम में, चेक करो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन तो आपको ऐसा लगेगा कि रिपीट ही हुआ है। सर हाँ बोलो। सर सोर्स और सिंक का टेम्परेचर अगर क्वेश्चन में ज्यादा समझ ना आए कि कौन सा लेना है तो कैसे पता करेंगे? यार सोर्स मैंने हमेशा बोला हुआ है, सोर्स का मतलब होता है हमेशा हायर टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, इसको हम हमेशा T1 से ही इंडिकेट करेंगे। सिंक का मतलब होगा हमेशा लोअर टेम्परेचर, इसको हमेशा T2 से ही डिनोट करेंगे। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, एक बार क्वेश्चन ये भी आया हुआ है कि अ कार्नोट साइकिल वर्क्स बिटवीन टू टेम्परेचर्स, वर्क्स बिटवीन 10 डिग्री सेल्सियस एंड 0 डिग्री सेल्सियस। तो मेरे को अपने आप बताओ T1 कौन सा होगा, T2 कौन सा होगा? 10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो 10 डिग्री सेल्सियस T1 हो जाएगा, T2 क्या हो जाएगा? 0 डिग्री सेल्सियस, बस। तो ये हमारा सिंक हो जाएगा, वो हमारा सोर्स हो जाएगा।
ठीक है या रिपीट करना है? डन। ओके डन। आ जाओ भैया नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन तो रिपीट ही हो गया एक तरीके से, बता देता हूँ क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि भैया हमारे पास एक पेंडुलम है और इस पेंडुलम का टाइम पीरियड है टी। इस पेंडुलम का टाइम पीरियड है टी। अब इस पेंडुलम को हमने एक लिफ्ट में लगा दिया है और वो लिफ्ट, हमने इस पेंडुलम को लिफ्ट में लगा दिया है और वो जो लिफ्ट है वो क्या कर रही है, मूविंग अपवर्ड्स। वो लिफ्ट अपवर्ड्स मूव कर रही है विद एन एक्सेलरेशन जी। तो आपको न्यू टाइम पीरियड बताना है कि न्यू टाइम पीरियड इसका कितना होगा। ऑप्शंस देख लो भैया, ये क्वेश्चन खुद से सॉल्व करके आंसर बताओगे कि टाइम पीरियड सेम रहेगा। सेकंड ऑप्शन टाइम पीरियड डबल हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन टाइम पीरियड हाफ हो जाएगा। और लास्ट ऑप्शन टाइम पीरियड विल रिड्यूस बाय 1/2 टाइम्स। बढ़िया भाई बढ़िया, बाकी लोग भी रिस्पॉन्ड करते रहो। चलो डन, तो सॉल्व करते हैं। यार मैं सबसे पहले क्या इक्वेशन सर। लिखूंगा केस 1 में कि टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई रूट, लेंथ सेम होगी तो L/G। अब क्या हो रहा है, जब हमारा पेंडुलम लिफ्ट में है तो हमारे पास हो जाएगा 2 पाई रूट L। भैया बताना जी इफेक्टिव कितना होगा, अभी बताया था मैंने। नीचे 2G। एक एक्सेलरेशन लग रही होगी G, ऊपर एक एक्सेलरेशन G, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो दोनों को हम क्या कर देंगे, हम दोनों को ऐड कर देंगे। तो ये कितना आ जाएगा 2G। यार बस दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करनी थी, तो बहुत सीधा सीधा फंडा है कि t इक्वल्स टू, बाकी सब कुछ सेम है, बस एक √2 एक्स्ट्रा दिख रहा है हमें इक्वेशन 1 में। तो फाइनल आंसर इज t न्यू इज इक्वल्स टू t/√2। और t/√2 कौन सा ऑप्शन है, दैट इज ऑप्शन डी। सर हाँ जैसे कार्नोट इंजन का जो सोर्स का टेम्परेचर है उससे हम 0 से कम भी ले सकते हैं और वो सिंक का और नीचे हो सकता है। हाँ बिल्कुल, ओके। लेकिन बस हमेशा याद रखना जो बड़ा वाला टेम्परेचर होगा वो सोर्स का होना चाहिए। अब सोर्स यस। को आप 0 डिग्री ले सकते हो तो सिंक का जो टेम्परेचर होगा वो 0 डिग्री से छोटा होगा। लेकिन कभी भी ऐसा हो सकता है, लेकिन कभी भी ऐसा क्वेश्चन में गिवन होगा नहीं। सर ऐसे जनरली पूछा मैंने। हाँ ठीक है, नहीं सही है, डाउट आया है कोई बात नहीं, सही चीज है। भैया देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि भैया हमारा एक पर्सन है, प्लेटफॉर्म पे खड़ा है, लिफ्ट है, लिफ्ट के अंदर प्लेटफॉर्म लगा हुआ है, उसके ऊपर खड़ा है। ये सपोज एक लिफ्ट है और ये पर्सन एक प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़ा है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन व्हाट कंडीशन apparent weight of a person is less than its actual weight। हमें कंडीशन बतानी है कि कौन सी कंडीशन में apparent weight जो होगा वो भैया हमारा लेस देन एक्चुअल वेट होगा, लेस देन एक्चुअल वेट। ऑप्शंस देखो भैया, ऑप्शंस क्या क्या गिवन है भैया। सबसे पहला ऑप्शन ये है कि n शुड बी इक्वल्स टू mg। सेकेंड ऑप्शन है n शुड बी लेस देन इक्वल्स टू mg, जहां पे mg भैया इस पर्सन का मास है। यहां लिख देता हूं, नीचे मार्क किया हुआ है mg, ऊपर मार्क किया हुआ है n। थर्ड ऑप्शन कि जहां पे n ग्रेटर होगा mg के
और लास्ट ऑप्शन कि n शुड नॉट बी इक्वल्स टू mg। चलो ट्राई करो। तो आओ यार केसेस लेते हैं, आपने ये सब पढ़ रखा होगा। सपोज एक एक ऑप्शन लेके डिस्कस करता हूँ। पहला केस है n इक्वल्स टू mg। अगर मैं पहला ऑप्शन ले लूं n इक्वल्स टू mg, तो उस केस में नेट फोर्स कितना आएगा? भैया दोनों फोर्स इक्वल भी हैं और अगर अपोजिट भी हैं तो नेट फोर्स जीरो आएगा। नेट फोर्स जीरो का मतलब अपैरेंट वेट इस केस में जीरो आ जाएगा, या इस केस में ये कह लो अपैरेंट वेट का मतलब होता है नॉर्मल फोर्स। तो इस केस में नॉर्मल फोर्स किसके बराबर आएगा? भैया नॉर्मल फोर्स वेट के बराबर आएगा, तो ऑप्शन 1 तो गलत है। सेकंड ऑप्शन कह रहा है कि अगर n की वैल्यू mg से छोटी हो गई, तो यार मेरे को बताओ अगर n की वैल्यू mg से छोटी हो गई तो ये पर्सन किधर मूव करेगा? नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ? लिफ्ट किधर जाएगी, नीचे या ऊपर? भैया लिफ्ट नीचे जाएगी, तो लिखूंगा mg माइनस n, क्योंकि mg बड़ा होगा। mg माइनस n इज इक्वल्स टू ma। तो n की वैल्यू निकालूंगा तो ये हो जाएगा mg माइनस ma। mg एक्चुअल वेट है, इसमें कुछ ना कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो मतलब इस केस में जो हमारा अपैरेंट वेट है वो भैया एक्चुअल वेट से कम शो होगा, और हमें यही तो चाहिए था। तो कौन सा आंसर करेक्ट हुआ? भैया सेकंड ऑप्शन करेक्ट हुआ। बाकी किसी को अब कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, बाकी अगर बोलोगे तो और आगे फर्दर चेक करके दिखा दूंगा। एक बार चेक करो सबको स्टेप समझ में आ रहे हैं या कुछ रिपीट करना है यार? नो सर। ओके गुड। चलो देन तो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भैया नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक वायर है, उसकी लेंथ हमने इंक्रीज कर दी है बाय, यहां लिख रहा हूं, लेंथ ऑफ द वायर is increased by 0.4%, is increased by 0.4%। तो हमें बताना है what will be the percentage change in resistance। हमें बताना है percentage change in resistance। चलो ट्राई टू कैलकुलेट। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है इवन से डायमेंशन का, कि लेंथ में अगर परसेंटेज 0.4% है तो व्हाट विल बी द परसेंटेज चेंज इन द रेजिस्टेंस। काव्य भाई बहुत बढ़िया। यार याद रखो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है रो एल बाय ए। क्या करो लेंथ से ही मल्टीप्लाई कर दो, लेंथ से ही डिवाइड कर दो, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा रो एल स्क्वायर बाय वॉल्यूम। अब यार चाहे वायर स्ट्रेच की हो या कंप्रेस की हो, मतलब जैसे मर्जी इस लेंथ को इंक्रीज कराया हो, वॉल्यूम हमारा कांस्टेंट रहेगा, रेजिस्टेंस भी कांस्टेंट रहे, मतलब रेजिस्टिविटी भी कांस्टेंट रहेगी। तो मतलब मैं कह सकता हूं रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर। तो यूनिट्स एंड डायमेंशन के मेथड के हिसाब से डेल्टा आर बाय आर इज इक्वल टू पावर बन जाती है कोफिशिएंट, तो डेल्टा एल बाय एल इंटू 2, दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो चीजें परसेंटेज में कन्वर्ट हो गई हैं। तो हमारे पास आएगा परसेंटेज चेंज इन आर इज इक्वल टू 2 इंटू परसेंटेज चेंज ऑफ लेंथ। भैया लेंथ में कितना परसेंटेज चेंज हुआ? 0.4। तो रेजिस्टेंस के अंदर कितना परसेंटेज आया?
that is 0.8 ohms. जैसे कंप्लीट हो जाए बताना, फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Done. चलो भाई आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है, आ जाओ भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक बॉल है जिसको हमने ऊपर की तरफ थ्रो किया है। भैया चेक करना, सिंपल है। एक बॉल है जिसको हमने ऊपर की तरफ थ्रो किया है और हमें बताना है एट मैक्सिमम हाइट, ये बॉल अपनी मैक्सिमम हाइट पे पहुंच गई। एट मैक्सिमम हाइट विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इज जीरो। भैया कौन सी क्वांटिटी है जो जीरो बन जाएगी? विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इज जीरो? फर्स्ट ऑप्शन है भैया मोमेंटम, सेकंड ऑप्शन है पोटेंशियल एनर्जी, थर्ड ऑप्शन है एक्सीलरेशन और लास्ट ऑप्शन है फोर्स। तो चेक करो हाईएस्ट पॉइंट पे, मैक्सिमम हाइट पे कौन सी क्वांटिटी जीरो हो जाती है? मोमेंटम, पोटेंशियल एनर्जी, एक्सीलरेशन या फिर फोर्स? डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसका सबका आंसर आ जाना चाहिए। गुड यार हेमंत, हर्ष, बढ़िया बढ़िया यार। चलो देखो यार, हमें पता है मैक्सिमम हाइट पे फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है? जीरो हो जाती है। चाहे वेलोसिटी जीरो हो जाए चाहे कुछ भी हो जाए, एक्सेलरेशन तो हमेशा कांस्टेंट ही लगती है, -g। तो ये नहीं है। एक्सेलरेशन लग रही है तो भैया फोर्स तो फिर लगेगा ही लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये भी नहीं है। डाउट किस पे जाता है, मोमेंटम पे या फिर पोटेंशियल एनर्जी पे? भैया पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला तो mgh होता है, तो इसका तो वेलोसिटी से कोई लेना देना ही नहीं है। भैया मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी जीरो है तो मतलब डेफिनेटली मोमेंटम जीरो होगा। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन ए। Done, sir. डन, चलो बढ़िया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे यार। एक मिनट रुको, नेक्स्ट क्वेश्चन निकाल करता हूँ। चलो भाई देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। यार नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास एक डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन आर सेम। कि यार हमारे पास डी ब्रॉगली वेवलेंथ फॉर प्रोटॉन एंड डी ब्रॉगली वेवलेंथ फॉर इलेक्ट्रॉन, ये दोनों सेम गिवन है। तो आपको बताना है व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर एनर्जीज। हमें इन दोनों की एनर्जीज का रेशियो बताना है। ट्राई करो, ये सही क्वेश्चन है काफी। कि यार डी ब्रॉगली वेवलेंथ हाइड्रोजन एंड एटम की, सॉरी हाइड्रो डी ब्रॉगली वेवलेंथ फॉर प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। एक बार रिपीट कर रहा हूँ, डी ब्रॉगली वेवलेंथ फॉर हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन सॉरी प्रोटॉन, इन दोनों के लिए सेम है। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एनर्जीज। ऑप्शन दे रहा हूँ, चेक करना। फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन इसके टर्म्स में क्यों गिवन है, चलो देखेंगे। फर्स्ट ऑप्शन इज C by V, सेकेंड ऑप्शन इज C into V, थर्ड ऑप्शन इज 2C by V एंड लास्ट ऑप्शन इज 2V by C। चलो चेक करो।
भैया आंसर्स आंसर्स। हर्ष फाइनल आंसर दो, दो नहीं चलेंगे। ठीक है। सर एक ही दिया, एक पहले वाला होगा। क्या दोबारा बोलो। वो पहले वाला होगा ऐसे, अभी एक ही दिया मैंने। ठीक है, लेकिन नहीं यार, दोनों को टाइम से ही मारा है हर्ष। चलो ठीक है, देखते हैं। भाई सबसे पहले तो आप मेरे को ये बताओ, व्हाट इज द एनर्जी ऑफ अ वेव। वेव की एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? सर मैंने तो ऐसे किया कि प्रोटॉन की एनर्जी ज्यादा होती है तो Q/C/V होगा। अच्छा यार एनर्जी का फॉर्मूला Hc/λ होता है। Hc/λ। तो अगर मैं प्रोटॉन की बात कर रहा हूं तो ये क्या हो जाएगा? लेकिन यार क्वेश्चन में ना कुछ इंफॉर्मेशन मिसिंग है, कि इन्होंने ये तो बताया नहीं कि सी किसकी स्पीड है और वी किसकी स्पीड है, या वी ये पोटेंशियल है या क्या है, कुछ बोला हुआ ही नहीं है इन्होंने। क्वेश्चन में कुछ इंफॉर्मेशन मिसिंग सी लग रही है मेरे को। ऐसे तो क्वेश्चन सॉल्व हो ही नहीं पाएगा। C/V रेशियो। भाई जहां तक मेरे को लग रहा है इन्होंने यही किया होगा, इन्होंने इलेक्ट्रॉन की स्पीड को C लिया होगा, बिकॉज इलेक्ट्रॉन ट्रेवल्स विद द स्पीड ऑफ लाइट। तो मैं भी वही अज्यूम करके चल रहा हूँ, देखेंगे आगे, क्या पता आंसर मैच कर रहा है नहीं कर रहा। भैया अगर एनर्जी ऑफ प्रोटॉन लिखूंगा तो ये हो जाएगा प्लैंक कांस्टेंट इनटू स्पीड ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय लैम्डा ऑफ प्रोटॉन। लेकिन अगर मैं यही सेम चीज इलेक्ट्रॉन के लिए लिखूं तो ये हो जाएगा H। इलेक्ट्रॉन जनरली स्पीड ऑफ लाइट की स्पीड से मूव करता है, मतलब उसके कंपैरेटिवली में, और ये हो जाएगा लैम्डा E। इन दोनों का रेशियो लो तो क्या क्या हो जाएगा? H H कैंसल, लैम्डा लैम्डा P दोनों इक्वल है, ये भी कैंसल। तो हमारे पास P/E का रेशियो लेना है, तो P/E का रेशियो तो इस हिसाब से फिर V/C आ रहा है। फिर तो कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। भैया ये क्वेश्चन आधी अधूरी इंफॉर्मेशन गिवन है, इसमें पूरी इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है, नहीं हो पाएगा ये। इस क्वेश्चन को कैंसिल कर दो, आधी अधूरी इंफॉर्मेशन है, पूरी इंफॉर्मेशन दी हुई नहीं है क्वेश्चन में। सर कुछ क्वेश्चन ड्रॉप भी किए हैं उन्होंने, बोला रिजल्ट में आई तो फिर होगा ये मैं बीच में। वही बोल रहा हूँ ना, ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, तो यार क्वेश्चन प्रॉपरली है नहीं, तो इसमें कुछ कह नहीं सकते कि कौन किसकी स्पीड से मूव कर रहा था। बाकी अगर प्रोटॉन को C ले लेता हूँ और इलेक्ट्रॉन को V ले लेता हूँ, फिर आंसर C/V आ सकता है। और ऑप्शंस जो गिवन है करेक्ट, वो गिवन है ऑप्शन C। तो ऑप्शन C तो वैसे भी नहीं आ रहा कुछ, तो पता नहीं कुछ ना कुछ इसमें एरर तो है ही। ठीक है भैया, कोई दिक्कत? हाँ सर। डन। आ जाते हैं यार एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो यार ये क्वेश्चन भी सिंपल है। क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास एक वेव है ऑफ वेवलेंथ, हमारे पास एक वेव है ऑफ वेवलेंथ 3 गीगाहर्ट्ज, और हमारे ये स्ट्राइक कर रही है एक पार्टिकल को। पार्टिकल का साइज हमें गिवन है कि भाई पार्टिकल का साइज क्या है, 1/100th ऑफ लैम्डा। तो हमें बताना है इस केस में जब ये वेव इस पार्टिकल को स्ट्राइक करेगी तो कौन सा फिनोमिनन होगा। एक बार क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहा हूं, हमारे पास एक वेव है वेवलेंथ 3 गीगाहर्ट्ज, और ये एक पार्टिकल को स्ट्राइक कर रही है, पार्टिकल का साइज है 1/100 ऑफ लैम्डा। सर हाँ सर वेवलेंथ की फ्रीक्वेंसी। यार, अब वही कि इधर होनी चाहिए वेवलेंथ, लेकिन इधर गिवन है ये फ्रीक्वेंसी, ये क्या चल रहा है। लेकिन अब क्वेश्चन यही गिवन है, अभी देखता हूँ, वैसे एरर तो है ही, ये मेमोरी बेस्ड पेपर्स में थोड़ा सा ये दिक्कत होता ही होता है। और ये हो गया रिफ्रैक्शन। तो आप एक काम कर लो इसको, भैया ये तो गलती हो जाएगा इस हिसाब से, 3 गीगाहर्ट्ज तो हो ही नहीं सकता। चलो फ्रीक्वेंसी ले लो, अब वेव और वेवलेंथ की जगह फ्रीक्वेंसी ले लो इसको, तब भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इतना।
इसको फ्रीक्वेंसी कर देता हूं। चेक करो कौन सा ऑप्शन सही होगा। भाई जल्दी कुछ तो आंसर दे दो, जिसको जो लग रहा है। चलो डन भाई, सबके अलग अलग बिल्कुल वैसे आंसर्स। ठीक है काव्य। यार एक चीज याद रखना कि कब रे ऑप्टिक्स एप्लीकेबल होती है, कब वेव ऑप्टिक्स एप्लीकेबल होती है। तो यार ये चीज ये है कि ए पार्टिकल का साइज है। अगर पार्टिकल का साइज या ओपनिंग का साइज, इसको जो मर्जी ले लो, पार्टिकल साइज या फिर ओपनिंग का साइज या फिर ओपनिंग, अगर पार्टिकल का साइज या ओपनिंग का साइज वेवलेंथ से बड़ा है तो इस केस में ना हम एज अ रे ऑप्टिक्स की तरह उसको कंसीडर करते हैं। मतलब हम उसको एज अ पार्टिकल नेचर की तरह कंसीडर करके सॉल्व कर लेते हैं। बिल्कुल हेमंत। लेकिन अगर ओपनिंग का साइज बहुत ज्यादा छोटा है वेवलेंथ से, अगर ओपनिंग का साइज बहुत ज्यादा छोटा है वेवलेंथ ऑफ द लाइट से, तो उस केस में लाइट के वेव ऑप्टिक्स वाले फिनोमिनन एप्लीकेबल होते हैं। मतलब इस केस में लाइट का वेव नेचर डोमिनेंट होता है। तो एक बार रिपीट कर रहा हूं, पार्टिकल साइज या ओपनिंग का साइज अगर वेवलेंथ से बड़ा है तो उस केस में लाइट का पार्टिकल नेचर ज्यादा डोमिनेंट होता है। तो हम उसमें रे ऑप्टिक्स वाले फिनोमिनन ज्यादा डिस्कस करते हैं क्योंकि उसमें पार्टिकल नेचर ज्यादा डोमिनेंट होता है। लेकिन अगर ओपनिंग का साइज वेवलेंथ से छोटा हो तो उस केस में वेव ऑप्टिक्स वाले फिनोमिनन एप्लीकेबल होते हैं क्योंकि लाइट का वेव नेचर ज्यादा डोमिनेंट होता है। तो इस केस में यार हमारा कौन सा कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल होगा? जब भी ओपनिंग का साइज छोटा होता है तो या तो इंटरफेरेंस या तो डिफ्रैक्शन होना चाहिए, एंड डिफ्रैक्शन इज द करेक्ट आंसर। ज्यादा होगा डिफ्रैक्शन, क्योंकि इंटरफेरेंस के लिए तो हमें दो कोहेरेंट वेव्स चाहिए, डिफ्रैक्शन तो एक सिंगल वेव से भी काम हो जाएगा। सर स्कैटरिंग कब होगी? स्कैटरिंग नहीं यार, स्कैटरिंग का तो बिल्कुल कॉन्सेप्ट ही अलग है। अगर मैं ये बोलता कि भैया लाइट है और वो छोटे छोटे पार्टिकल से कोलाइड कर रही है, लेकिन वो पार्टिकल का साइज इतना ज्यादा छोटा भी नहीं होता वेवलेंथ के कंपैरिजन में, और फिर उसके बाद स्कैटरिंग हो रही है और कौन सा लाइट ज्यादा स्कैटर कर रहा है, तो वो समझ में आता। अदरवाइज ये चीज याद रखना, अगर कभी भी पार्टिकल का साइज बहुत छोटा है वेवलेंथ से तो मतलब वेव ऑप्टिक्स। सर डिफ्रैक्शन में लेकिन ऐसा नहीं बोलते, कंपेरेबल होना चाहिए स्लिट विड्थ वेवलेंथ के। वो तो यार वो कंडीशन हो गई फ्रेसनेल्स जोन वाली कि भैया मैक्सिमम कौन से डिस्क पे एप्लीकेबल होगा। ओके सर। कि मैक्सिमम कौन से डिस्टेंस तक या मैक्सिमम कौन से साइज के लिए हम वेव ऑप्टिक्स के कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर सकते हैं। तो वो वाला कॉन्सेप्ट है जो आप कह रहे हो, फ्रेसनेल्स डिस्टेंस। भैया चेक करो यहां तक किसी को कोई डाउट है? नो सर। नो सर। चलो डन भैया, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया हमारा कैपेसिटर का है, शेयरिंग ऑफ चार्ज। ये लास्ट क्वेश्चन भैया। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारे पास एक कैपेसिटर 1 है और इसको हमने चार्ज किया है, यहां लिख रहा हूं सारी इंफॉर्मेशन, इसको हमने बैटरी से कनेक्ट करके चार्ज किया हुआ है, चार्ज टू अ पोटेंशियल डिफरेंस V। कैपेसिटर पूरा का पूरा चार्ज हो गया, बैटरी से कनेक्ट किया था, बैटरी का पोटेंशियल V था तो इसका पोटेंशियल भी V। अब वो क्या कह रहा है कि भैया बैटरी हमने रिमूव कर दी है, नाउ बैटरी इज रिमूव्ड। बैटरी रिमूव करने के बाद हमने C1 को कनेक्ट किया है, C1 इज कनेक्टेड टू अनचार्ज कैपेसिटर C2। C1 is connected to uncharged capacitor C2। तो आपको क्या बताना है? Now what will be the potential difference across, what will be the potential difference across combination?
मतलब आपको फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। ऑप्शंस है, फर्स्ट ऑप्शन इज VC1 बाय C1 प्लस C2, देखते हैं किस किस को ये कॉन्सेप्ट आता है। सेकंड है VC2 बाय C1 प्लस C2। थर्ड ऑप्शन इज VC1C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। यहीं पे लास्ट ऑप्शन कोपचे में लिख देता हूं भैया, V डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। सर हाँ बोलो। सर वो क्वेश्चन रिपीट करना। क्वेश्चन रिपीट करना है। ऐसा करता हूं, क्वेश्चन को डायग्राम के थ्रू दिखा देता हूं क्या हो रहा है, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि भैया ये हमारा कैपेसिटर C1 है, इसको मैंने बैटरी से कनेक्ट किया। तो यार बैटरी क्या करती है, कैपेसिटर को चार्ज कर देती है। तो बैटरी का पोटेंशियल V है, तो इसका कैपेसिटेंस C1 है, ये पूरा का पूरा चार्ज हो गया, तो इस पे पोटेंशियल कितना आएगा, V आएगा। अब मैंने क्या कर दिया, मैंने इस बैटरी को हटा दिया और मैंने इस कैपेसिटर C1 को किसी दूसरे कैपेसिटर से कनेक्ट कर दिया। ये दूसरा कैपेसिटर है जिससे कनेक्ट कर दिया। ये तो है C1, इसका पोटेंशियल V, और इस पे है ना कुछ बैटरी ने चार्ज दे दिया होगा। तो सपोज इस पे चार्ज आ गया Q, लेकिन जो ये दूसरा कैपेसिटर है ना, ये अनचार्ज है। तो भाई आपको ये चीज पता होगी कि जब भी हम दो कैपेसिटर्स या दो कंडक्टर्स को कनेक्ट करते हैं तो चार्जेस ट्रांसफर करते हैं। और चार्जेस कब तक ट्रांसफर करते हैं, भाई क्या हो गया, मैं बोल रहा हूं अगर मैं दो कंडक्टर्स को कनेक्ट कर रहा हूं, ये दो कंडक्टर्स को कनेक्ट किया तो चार्जेस ट्रांसफर करेंगे, या तो A टू B ट्रांसफर करेगा या तो B टू A ट्रांसफर करेगा। लेकिन चार्जेस कब तक ट्रांसफर करते हैं, जब तक नंबर ऑफ प्रोटॉन जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए, जब तक दोनों का एक कॉमन पोटेंशियल, सेम पोटेंशियल ना आ जाए। तो क्वेश्चन आपसे यही पोटेंशियल पूछ रहा है कि व्हाट इज द कॉमन पोटेंशियल, फाइनल पोटेंशियल कितना आएगा दोनों पे, आपको यही फाइंड करने के लिए कह रहा है क्वेश्चन। ऑप्शंस मैंने दे दिए हैं, ट्राई टू कैलकुलेट। भैया बहुत सिंपल चीज है, कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला याद रखना, टोटल चार्ज बाय टोटल कैपेसिटेंस। टोटल चार्ज का मतलब है अगर इस पे चार्ज Q1 है, इस पे चार्ज Q2 है, तो Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। Q1 को रिप्लेस करके मैं लिख सकता हूँ V1, और Q2 को रिप्लेस करके लिख सकता हूँ C2 V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। आपको ये फाइनल वाला फॉर्मूला याद रखना है, फाइनल वाला ये वाला, इससे काम बन जाएगा। C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। अब मैंने आपको यार फॉर्मूला तक बता दिया है, अब तो कैलकुलेट करके आंसर बता देना। चलो ये फॉर्मूले वाली स्लाइड पे छोड़ रहा हूं अभी, कैलकुलेट करके फाइनल आंसर भेजो फटाफट सब लोग। C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। सर ऑप्शंस दिखाना। ऑप्शंस दिखाऊं, ये लो ऑप्शंस। गुड हर्ष, चलो भाई गुड, लेट्स ट्राई टू सॉल्व इट नाउ। भैया सीधी सीधी बात है, मैंने अभी बताया कॉमन पोटेंशियल है C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। कैपेसिटेंस 1 की वैल्यू C1 है, कैपेसिटेंस 1 पे चार्ज कितना था, V था, प्लस यार कैपेसिटर 2 तो अनचार्ज है, तो जब कैपेसिटर 2 अनचार्ज है तो मतलब Q2 की वैल्यू कितनी हो गई, 0। और जब Q2 की वैल्यू 0 है तो मतलब V2 की वैल्यू भी कितनी होगी, 0 होगी। तो ये टर्म कुछ आएगा ही नहीं भैया, ये टर्म सेकंड वाला टर्म कुछ आएगा ही नहीं, बस बचेगा C1V। C2V को काट दो क्योंकि ये 0 हो गया, डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2।
बस ये है हमारे पास फाइनल पोटेंशियल। तो चेक कर लो C1V by C1 plus C2 कौन सा ऑप्शन आ रहा है भैया, C1V by C1 plus C2, दैट इज ऑप्शन ए। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्या सबको ये चीज समझ में आ गई है? यस। चलो डन। तो भैया बस आज के लिए इतना ही।